नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में फायरिंग हुई। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। हमले में बाल बांग्लादेश क्रिकेट टीम बची है। न्यूजीलैंड दौरे पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। न्यूजीलैंड की पीएम ने बताया सबसे काला दिन। लगातार बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और अपनी सलामती के लिए लोगों से दुआ मांगने की अपील भी। साथ साथ बता दें कि जो टेस्ट मैच कल होना था उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हो भी क्यों ना, जब इतनी बड़ी वारदात हो जाए और 27 लोगों की जान तक चली जाए तो फिर खौफ का माहौल, डर, सनसनी फैलती है। तो आप टीवी स्क्रीन पर अब देखेंगे तमीम इकबाल का ट्वीट। तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज है, और इस सलामी बल्लेबाज ने क्या कुछ लिखा जब उसने वो मंजर देखा जहां 27 लोगों की जान गई। अपनी टीम के सुरक्षित होने पर खुशी व्यक्त की, लेकिन साथ ही डर साफ तौर पर देखा और इस अनुभव के लिए ये तक कहा कि हमें दुआओं में याद रखिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कितना डर सहम जाता है जब इस तरीके का हमला होता है। अब सोचिए ज़रा उन 27 लोगों का जो अपनी जान गंवा गए, जो बड़े आराम से मस्जिदों में नमाज अदायगी के लिए बैठे थे और वहाँ पर ये सब कुछ हो गया। Agencies are already convening in Wellington. I will be looking to meet with them as soon as I land. It's my expectation that once I arrive and have been briefed, I intend to speak again publicly after that point. I'm happy to take questions. Look, it's only a matter of a few hours ago, of course, that I was advised of the situation and that it was an evolving situation. Again, public reporting took place not too long after events began unfolding. But as to the precise details, at this stage, I'll wait until I have a bit more of precision from a briefing directly from the police. तो न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ उससे लाजमी तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक बुरी खबर कही जा सकती है। और इससे पहले न्यूजीलैंड में इस तरीके के कोई भी वारदात वाकयात सुने नहीं। और जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम उसी मस्जिद में हो तो फिर और ज़्यादा निगाहें इस तरफ ज़रूर जाती है। लेकिन 27 लोगों की इस पूरी की पूरी वारदात में जान गई है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में फिर हिमस्खलन हुआ है। गांव गौशाल के पहाड़ों से ग्लेशियर गिरा। स्थानीय लोगों ने हिमस्खलन का वीडियो बनाया। बता दें कि इस हिमस्खलन से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जी हाँ, अफरा तफरी का माहौल है और वीडियो आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति और चंबा में अलर्ट जारी किया है। संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हैं। तुलसी, अलर्ट एक तरफ जारी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो पूरी कहानी बताती हैं और इन तस्वीरों को देखकर वाकई में डर भी लगता है, सहम भी जाएगा इंसान कोई भी। और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। बिल्कुल राज, देखिए जिस तरह से लाहौल स्पीति की बात करें तो लगातार जो है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ग्लेशियर गिरने की घटनाएं लाहौल स्पीति में हो रही है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ये जो ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ये बताया जा रहा है कि लाहौल स्पीति का जो गांव है, जिस तरह से गौशाल की हम बात कर रहे हैं, परंतु अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि ये जो खंगसर गांव बताया जा रहा है, जहां पर हर साल जो है ये ग्लेशियर गिरता है। तो इसमें फिलहाल जो है किस तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु जिस तरह से ये ग्लेशियर गिरा है उसके बाद कुछ देर के लिए वहां पर जो माहौल था वो अफरा तफरी का था। और घाटी की बात करें तो घाटी के अंदर जो है इस तरह की घटनाएं होती है, अमूमन होती है, परंतु इस बार जो है ज्यादा बर्फबारी लाहौल स्पीति में हुई है, जिस वजह से ग्लेशियर करने की जो घटनाएं है वो भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर बात करें तो स्पीति घाटी में भी टांगमोंग गांव में इस तरह की घटनाएं हुई थी। ग्लेशियर गिरा था, वहां पर वाहनों को नुकसान पहुंचा था, वहां पर एक बौद्ध मठ था उसको भी नुकसान पहुंचा था। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो उदयपुर का एरिया है वहां पर भी ग्लेशियर गिरने से जो है कुछ जो मकान थे उसकी छतें भी क्षतिग्रस्त हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर लाहौल घाटी की बात करें तो वहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही है, परंतु जिस तरह से मौसम साफ हो रहा है उसके बाद अगर बात करें तो ये घटनाएं ज्यादा होती है। इसके लिए जो है जो मौसम विभाग है उसने जो है लगातार पिछले कई दिनों से अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरह से जोन 2 के तहत जो
जगह जगह पर जो ग्लेशियर का एरिया है वहां पर ग्लेशियर गिरने की जो घटना है वो ज्यादा होगी। तो इस बार जिस तरह से घाटी में ज्यादा बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो ग्लेशियर गिरने की घटनाएं वो बड़ी है। परंतु इस हादसे की अगर बात करें तो इसमें किस तरह के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर है ये हर 2-3 साल के बाद इस तरह का ग्लेशियर वहां पर गिरता है। खांगसर गांव की बात करें तो राज। बिल्कुल। और तुलसी, इन तस्वीरों को देखकर बहुत सी चीजें जहन में आती है। पहली नजर में तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बर्फ का गुब्बार सा एक तरफ आता है तो फिर डर भी लगता है। स्थानीय लोग इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरीके की चीजें वहां पर होती है तो डर में तो रहते होंगे। राज देखिए, जिस तरह से ग्लेशियर गिरने की बात करें तो ग्लेशियर गिरने की कोई घटना जो है वो बहुत भयावह घटना होती है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कई जगह पर जो ग्लेशियर गिरने के पहले जो जिस तरह से जो हवा जो चलती है, तूफान जो चलता है, उसमें कई छतें उड़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई पेड़ पौधों को नुकसान होता है और कई दूर दूर तक अगर बात करें तो कई किलोमीटर तक जो है इसका जो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ग्लेशियर गिरने के बाद जो एक गुब्बार बना हुआ है तो वो काफी दूर तक कई किलोमीटर तक जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान कई बार हो चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो लाहौल स्पीति के लोगों के लिए ये अमूमन अगर बात कहें तो क्योंकि वो लोग हर साल इस तरह की घटनाएं जो है वो आम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर बात करें तो उसके लिए एहतियात तौर पर लोग जो है वो इस तरह की घटनाएं अमूमन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी है, सावधानी है, वो भी करते हैं। परंतु जिस तरह से लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो जगह जगह पर ग्लेशियर गिरने से नुकसान भी बहुत हुआ है। हालांकि स्पीति घाटी की बात करें तो पांगोंग गांव में जिस तरह से बौद्ध मठ को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है, कई जो वाहन थे वो अभी भी हालांकि बर्फबारी के बीच में कई फुट बर्फबारी के नीचे जो दब गए हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी इसमें हुआ है। जिस तरह से ये घटना अगर देखने की बात करें तो देखने में दृश्य अच्छा लगता है, परंतु जिस तरह से वहां पर जो लोग इस तरह की घटनाओं को जब झेलते हैं तो कहीं ना कहीं जो ड्राबनी जो बातें हैं वो भी सामने निकल कर आती है। जी राज। बेहद शुक्रिया तुलसी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाहौल स्पीति से सामने आई है, जहां पर किस तरीके से जब ग्लेशियर गिरता है तो कई किलोमीटर तक इस तरीके की आप कह सकते हैं कि बर्फ भरी आंधी दूर दूर तक पहुंचती है। वहीं अमृतसर में आधी रात को हड़कंप मचा। वायुसेना के विमानों की आवाज से घरों के शीशे तक टूट गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस और ना ही सेना के पास कुछ भी बोलने के लिए वो लोग तैयार हैं। रात के करीब 1 बजे आसमान को चीरते वायुसेना के विमानों की आवाज से खलबली मच गई। ऐसा लगा कि धमाका हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ कि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया ते रूमर्स जड़ियां ने उन्हां च विश्वास ना करन। सारे पासे माहौल ठीक है, पैनिक क्रिएट करने की कोई लोड़ नहीं है। ये हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई सुपरसोनिक जेट जिहड़ा हैगा ओहदी आवाज़ ओहदा बूम तो क्रिएट किया होवे, ओहदे नाल जिहड़ी आवाज़ हुई होवे। बाकी वेरीफाई कर रहे। और अब खबर पांवटा साहिब से। कुलहाल के पास नहर में कार डूबी। कार में सवार 4 लोग नहर में डूबे हैं। बता दें 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई है। पुलिस कार को नहर से निकालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं पांवटा साहिब से, जहां पर एक कार नहर में डूबी है। कुलहाल के पास नहर में ये कार डूबी है और कार में 4 लोग सवार थे जिनके डूबने की खबर है और 2 लोगों ने कूदकर हालांकि जान बचाई है। पुलिस कार को नहर से निकालने की जुटी है। चलिए सीधे रुक करते हैं। पांवटा साहिब से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या अपडेट निकली है? कुल 4 लोग थे क्या? 4 में से जो 2 लोग हैं वो सकुशल है और 2 का क्या हाल? जी राज, मैं आपको बता दूं कि इस कार में जो थे वो कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग जो है अभी भी कार में ही डूबे हुए और 2 लोगों ने कूदकर उसमें से अपनी जान बचाई है। और ये कार जो है पांवटा साहिब होते हुए उत्तराखंड जा रही थी और ये जो सीमावर्ती इलाका है हिमाचल और उत्तराखंड का जो कुल्हाल, वहां पर शक्ति नहर में जो है ये कार डूबी है। बताया जा रहा है कि सामने से एक जो है ट्रक आ रहा था जो बहुत तेज गति में आ रहा था, उससे बचने के लिए इन्होंने नहर की तरफ को गाड़ी को
मोड़ा, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी जो है सीधे नहर में जा डूबी। अभी भी जो है उत्तराखंड पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची है। नहर का जो है पानी सुखाया जा रहा है और उसके बाद कहीं जो कार है वो निकाली जाएगी और लगभग उसमें बचने की 4 लोगों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि देर रात को करीब 1:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है। जी राज। चलिए बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजेश। तो कुल 6 लोग सवार थे, 4 लोग कार के साथ डूबे हैं और 2 लोग कूदे इस कार से, जिस वजह से उनकी जान बच पाई है। चलिए बात करते हैं अखाड़ा 2019 की, यानी लोकसभा चुनाव की। बीजेपी विधायक और योजना आयोग के चेयरमैन रमेश धवाला की सरकारी गाड़ी को ज्वालामुखी में जब्त किया गया। आरोप है कि चेयरमैन साहब अपनी सरकार गाड़ी की इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे थे, जिसकी शिकायत ज्वालामुखी से पूर्व विधायक संजय रत्न ने दी, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस के बाहर से चेयरमैन की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में आचार संहिता लगी हुई है और आप उपाध्यक्ष होके, आप विधायक होके सरकारी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, मतदाताओं को जो है वो प्रेरित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको मतदान करने के लिए, तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके लिए हम रिटर्निंग ऑफिसर से चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन से चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इनके ऊपर की जाए। जैसे ही शिकायत मिली, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने मौके पे जाके पूरे बयानात वगैरह लिए, गाड़ी के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो देखे गए, गाड़ी किसकी है सारा देखा गया, गाड़ी क्यों खड़ी है ये सारा देखा गया और इसके बाद जो रिपोर्ट है वो उपायुक्त महोदय को प्रेषित। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सियासी गलियारों में भी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर कोई जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारना चाहता है और नेताओं के नामों पर मंथन जारी है। जैसा गुरु वैसा चेला। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों गुरु चेले के नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है और सबसे ज्यादा चर्चा कांगड़ा लोकसभा सीट को लेकर है। कांगड़ा लोकसभा सीट से अब कैबिनेट मंत्री विपिन परमार का नाम भी चर्चा में है। उनका कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, हाईकमान जो भी कहेगा वो उस काम को करने में सक्षम है। कार्यकर्ता हूं, अब संगठन जो निश्चित करेगी उस संगठन की जिम्मेवारी को निभाने में मैं सक्षम हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत अच्छे, योग्य, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, जो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल जिनके पास पूरा योग्यता है। इसलिए पार्टी जिसको भी फैसला लेगी उसको जिताने के लिए हमको। दरअसल कांगड़ा सीट पर माथापच्ची तब शुरू हुई जब मौजूदा सांसद शांता कुमार ने इस बार चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने की इच्छा जताई। कि मैंने इस बार पार्टी में कहा था क्योंकि बहुत चुनाव लड़ लिए, आधी सदी होगी चुनाव लड़ते लड़ते, तो मैं अब चुनाव की राजनीति से अलग होकर जो सेवा का काम कर रहा हूँ उसमें अधिक समय लगाना चाहता था। तो कहा मैंने पार्टी को यही है कि मेरी इच्छा है कोई और नौजवान चुनाव लड़े, इस बार चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़ाने का मैं काम करूं। लेकिन फिर मुझे कहा गया कि आप इस बारे में कुछ मत कहिए, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उस निर्णय को हम सब स्वीकार करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप ने भले ही हिमाचल में सिटिंग एमपी को टिकट की पैरवी की हो, लेकिन कांगड़ा सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। ऐसे में निगाहें अब शांता कुमार के चेले और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार पर लगी है, क्योंकि अगर शांता कुमार मैदान में नहीं उतरते हैं तो वो विपिन परमार के नाम की जरूर पैरवी करेंगे। शिमला से प्रदीप ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। भले ही मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती प्रदेश की चारों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर पत्ते ना खोलें,
लेकिन मंडी से मौजूदा सांसद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से लौटने के बाद काफी खुश हैं और प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जता रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में वापस लौटे मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि चुनाव को जीतकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाना है। मैं तो पहले प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूँ कि जिन्होंने जो पार्लियामेंट बोर्ड को जो रिकमेंडेशन करनी होती है उसमें रिकमेंडेशन हुई है। मैं प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि केंद्र के नेतृत्व आने वाले 1-2 दिनों में इसका निर्णय करने वाला है और पूरे जिसे कहते हैं कि चुनाव लड़ना नहीं चुनाव जीतना है, पूरा लक्ष्य लेकर तमाम कार्यकर्ताओं साथ। 102 साल के देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी इस बार भी लोकसभा के महाकुंभ में वोट डालने के लिए तैयार है। हालांकि श्याम शरण नेगी की सेहत कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन जज्बा अब भी वैसा ही जैसा पहली बार मतदान के वक्त रहा होगा। सबसे पहला इलेक्शन 1952 में हुआ जी भारत में, तो लेकिन यहाँ कन्नौर में हमारा ठंड इलाके के नाते 6 महीना पहले कराया गया। 51 में वोट हुआ, तो 51 के बाद जब 5-5 सालों में वोट देने का मौका मिलता रहा तो हर बार देते आया। तो इस बार अब उम्र के लिहाज से 102 साल का हो रहा हूँ, तो इस उम्र में भी अगर ऐसी अच्छी हालत रही तो ये आज तक जिनको देता आया उन्हीं पार्टी को हमने वोट देना है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना से छूट चुके लोगों के लिए एक योजना बनाई। नाम दिया गया हिम हेल्थ केयर स्कीम, जिसमें मरीज को 1 साल में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दिए जाने का प्लान है। लेकिन धरातल पर इस योजना का फायदा उठाना लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। क्यों हम ये कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिम हेल्थ केयर स्कीम, जिसमें मरीजों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। योजना के तहत हर परिवार के 5 सदस्यों को हर साल 5 लाख रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, वो भी सिर्फ 1000 रुपए के प्रीमियम हेल्थ कार्ड से। ये कार्ड जिला अस्पतालों के अलावा लोक मित्र केंद्रों में भी बनाए जा रहे हैं। जी, हिमकेयर योजना जो है ये प्रदेश भर में जो लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, जैसे बीपीएल परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत में कवर किया गया है। जो उससे बच जाते हैं, जो लोग जैसे जो बीपीएल में नहीं आते हैं और किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए ये योजना है। इस योजना से लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। उनके लिए इलाज करवाना और भी आसान हो गया है। बस बीमार है जी, उसका रसोली हो गई थी, 1 साल से इलाज नहीं कर पाए और अब कार्ड बना के फिर इलाज किया है। ठीक, बहुत अच्छी स्कीम है जी। हाँ जी, इसके जरिए सारा आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ जी, कितने टाइम के लिए बना है आपका कार्ड? ये तो 1 साल के लिए शायद होगा ना, ऐसा कुछ। हाँ जी। लेकिन अभी तक आपने केवल सिक्के का एक ही पहलू देखा। लोगों को इस सेवा का फायदा मिलने से पहले उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। डॉक्टरों के चक्कर कटते रहे, उसके बाद जब फिर लाइनों पे गए नीचे, और लाइनों में फिर ऑब्जेक्शन लग रही है कि ये कागज लाओ, आपका ये नहीं है, ये नहीं है, फिर उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर लाइनों पे जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर अप्रूवल की दिक्कतें आती है कि नीचे बोलते हैं कि दिल्ली से अप्रूवल नहीं आई, वो नहीं आई। कार्ड तो बन गया था, पर यहाँ पर जो एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम आती है वो बहुत है। वो लाइनों के सिस्टम और स्टैंप लेके आओ बार बार की। भले ही सरकार कई योजनाएं ले आई, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक आईजीएमसी की ये रियलिटी है।
कि मेरे लिए तो बेड जो है नीचे जमीन जो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तो वैसे बैठा हूँ क्योंकि वो अपने दोबारा ऑपरेशन के लिए गया ताराचंद जी। बाकी मैं नीचे चले जाऊँगा जब उसने आ जाना। पेशेंट आ जाएगा तो आपको बेड से नीचे नीचे सोना पड़ता है। अच्छा। हार्ट सर्जरी कराने आए मरीज के लिए अस्पताल में बेड नहीं, तो छोटी बीमारियों का इलाज कराने आए मरीजों का तो बुरा हाल ही होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस योजना की वजह से लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है, लेकिन इसकी औपचारिकताएं ही इतनी ज्यादा है कि लोगों को इसका कार्ड बनने तक इलाज संभव हो जाता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इसकी सुविधा मिलने की जो प्रोसीजर है उसे और आसान किया जाए ताकि मरीजों को इसका जल्द से जल्द और सही समय पर फायदा मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ मैं रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला।